नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स. इम्पल्स का क्या कंसेप्ट होता है? whenever a large force is acting on an object for a very small time, then we will consider the effect of that force, and we will not consider that force. We will consider the effect of that force, and effect of that force is called impulse. Impulse को I से डिनोट करते हैं. This is integration of f dt. This is equal to p final minus p initial. Because f को हमने पढ़ा था dp by dt, जब सोल्व करूंगा p final minus p initial, this is delta p. और delta p क्या होगा बेटा? एवरेज फोर्स इनटू delta t टाइम जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगी है इज इक्वल टू m इनटू p final minus p initial, final momentum minus initial. Now impulse is a vector quantity whose direction is same as that of force or whose direction is same as change in linear momentum. इम्पल्स जब भी होगा तब कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी या ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, चाहे मोमेंटम मैग्नीट्यूड में चेंज हो, चाहे डायरेक्शन में, चाहे दोनों. इम्पल्स की यूनिट क्या होंगे? न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड. फॉर द सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर ये चीज सेम है इसका मतलब ये भी सेम है, इसका मतलब ये भी सेम है, तो एवरेज फोर्स और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. मतलब जितना टाइम फोर्स लगाने का बढ़ेगा उतनी फोर्स का इफेक्ट कम होगा. जैसे मैं क्रिकेट की बॉल को कैच करते हुए हाथ पीछे ले जाता हूँ, हाथ पीछे ले जाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, तो मेरे हाथ पे जो फोर्स लगेगी कम लगेगी. चाइना प्लेट्स आर रैप्ड होती है चाइना प्लेट्स. क्यों? टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, एवरेज फोर्स कम हो जाए. व्हीकल्स में शॉकर प्रोवाइडेड होते हैं, टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, टाइम ऊपर तक आप तक इफेक्ट आने का टाइम बढ़ जाए, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये कंसेप्ट इम्पल्स का होता है. आपको ये चीजें बड़े ध्यान से देखनी है. इसी कंसेप्ट पे बेस आप देखो, एवरेज फोर्स इनटू टाइम है. मैं मान रहा हूं कि कोई व्हीकल जा रहा है, हमने ब्रेक अप्लाई की तो वो व्हीकल रुक जाएगा. तो रुका तो ब्रेक ने कोई फोर्स लगाई, वो स्टॉपिंग फोर्स. कितनी देर के लिए फोर्स लगी? वो स्टॉपिंग टाइम. तो स्टॉपिंग फोर्स इनटू स्टॉपिंग टाइम, दैट इज फोर्स इनटू टाइम, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. दिस इज इक्वल टू mv फाइनल माइनस v इनिशियल, व्हिच कैन बी रिटन एज mu. क्यों? क्योंकि स्टॉप करना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल को रख दिया तो ये. तो यहां से आ गया स्टॉपिंग फोर्स इनटू स्टॉपिंग टाइम इज इक्वल टू mu इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. और यहां से इसको लिख दिया √2m. बिल्कुल सेम लाइन पे फोर्स को लिख दूं मास इनटू रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन यहां बच गया, मास से डिवाइड कर दिया, मास से डिवाइड करने के बाद ये टर्म बच गई. और यहीं से आपका स्टॉपिंग टाइम निकालना हो तो u बाय रिटार्डेशन आएगा. दिस इज u बाय a की मोड वैल्यू लिखी है, एक्सेलरेशन की मोड वैल्यू, ताकि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो तो भी आप यहां से स्टॉपिंग टाइम निकाल सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक कार एक स्कूटर, बोथ आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड ब्रेक्स प्रोड्यूस सेम रिटार्डिंग फोर्स. ये वाली फोर्स सेम है, तो किस कौन कम टाइम में रुकेगा? दोनों का टाइम भी सेम होगा, मोमेंटम सेम है, फोर्स सेम है, टाइम भी सेम होगा. इफ बोथ आर मूविंग विद सेम स्पीड, स्पीड सेम है, तो जिसका मास ज्यादा उसका स्टॉपिंग टाइम ज्यादा. कई बार बोलेगा ब्रेक लगाने पे स्टॉपिंग फोर्स सेम है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, तो ये कंसेप्ट लगाना है. कई बार बोलेगा रिटार्डेशन सेम है, तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Next is Newton's third law. Newton's third law states that for every action there is equal and opposite reaction. जैसे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरे हैंड ने बोर्ड पे फोर्स लगाई तो बोर्ड मेरे हैंड पे भी फोर्स लगाएगा. Action and reaction acts on two different objects. That's why they do not cancel each other. अगर एक्शन मैंने फोर्स बोर्ड पे लगाई तो बोर्ड ने फोर्स मेरे हाथ पे लगाई, तो एक फोर्स बोर्ड पे लगी, एक फोर्स हाथ पे लगी. तो यहाँ से आ गया फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू A. Newton's laws of motion, first, second and third law, valid only for real forces, not for imaginary forces. तो अगर मैं ये कहूँ every force exists in pair, false statement है, क्योंकि pseudo force एक imaginary force होती है जो pair में exist नहीं करती. अगला every real force exists in pair, ये true statement है. क्यों? क्योंकि अब real force है, मैंने कहा Newton's laws of motion are valid only for real forces. Newton's third law के according ये statement ठीक है. अब अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, तो पूरे सिस्टम की मोशन में इंटरनल फोर्सेस कोई रोल प्ले नहीं करती, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएगी. ए बी पे जितनी लगाएगा बी ए पे उतनी लगाएगा. तो इसलिए इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की मोशन में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोशन में कोई रोल प्ले नहीं करती. अगला क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक बॉल है, इस पे एक m मास की बॉल v0 स्पीड से आके टकराई थीटा एंगल पे, और टकरा के थीटा एंगल पे वापस चली गई सेम स्पीड से. क्वेश्चन है, इफ टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बॉल इज डेल्टा t, देन फाइंड
impulse imparted to the ball due to the ball, and second is average force acting on the ball, दीवार पे फोर्स बतानी है ड्यू टू बॉल। हाँ बेटा क्लियर है? तो देखते हैं कैसे करते हैं बड़े ध्यान से। इंपल्स का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? इंपल्स का फॉर्मूला होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं। इनिशियल मोमेंटम आपका इस साइड है एम वी नोट जो थीटा एंगल पे है यहां से, और फाइनल मोमेंटम इस साइड है एम वी नोट। फाइनल मोमेंटम इस साइड है एम वी नोट जो ये भी कितने एंगल पे है बेटा? ये भी आपका थीटा एंगल पे है। समझ में आ गया कैसे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखा है? अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा एम वी नोट कोस थीटा आई कैप माइनस एम वी नोट साइन थीटा जे। फाइनल मोमेंटम को अगर मैं लिखूं इट बिकम्स माइनस एम वी नोट कोस थीटा आई कैप, ऐसे ब्रेक करके माइनस एम वी नोट साइन थीटा चेक। अब बेटा इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? इंपल्स का फॉर्मूला है डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर आप माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 2m वी नोट कोस थीटा आई। ये आपका इंपल्स आ जाएगा जो आपको ध्यान रखना। ये इंपल्स बॉल पे आया, दीवार ने लगाया, इतना माइनस आई कैप इसलिए क्योंकि अब जो ये इंपल्स, ये जो बॉल पे इंपल्स लगेगा, दीवार जो लगाएगी वो इंपल्स इस साइड लगाएगी, तभी क्योंकि फोर्स इस साइड लगाएगी तभी बॉल इधर चलेगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट। अगर खाली वैल्यू की बात देखूं तो यहां से आ गया एवरेज फोर्स इज इक्वल टू 2m v नोट कोस थीटा बाय डेल्टा टी। 2m v नोट कोस थीटा बाय डेल्टा टी। देखो बेटा बॉल पे जो फोर्स लगी, दीवार ने जो बॉल पे फोर्स लगाई इधर लगाई। अगर ये फोर्स मुझे सेकंड पार्ट के लिए देखनी है, बॉल पे फोर्स इधर लगेगी और इस बॉल पे फोर्स इधर लगेगी। तो बॉल पे देखनी है हमें तो टुवर्ड्स राइट आएगी। ये सेकंड पार्ट है हमारा, ध्यान रखना है। इंपल्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is shown in the figure. Find the time between two successive impulse and also find the value of each impulse. अब बेटा impulse कब आएगा? जब मोमेंटम चेंज होगा। मास सेम है, मास 2 kg है, मास सेम है, तो मोमेंटम सिर्फ तभी चेंज होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी xt ग्राफ पर उसका स्लोप देती है, मतलब यहाँ पे मुझे स्लोप चेंज देखना है। यहाँ पर स्लोप +5 है, इसका स्लोप अगर आप निकालोगे +5 है, और इसका स्लोप अगर आप निकालोगे -5 है। एक का स्लोप +5 है, एक का स्लोप क्या है बेटा? -5 है। स्लोप चेंज हो गया। अब अगर स्लोप चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब इंपल्स आ गया। तो पहला जो चेंज हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, फिर यहाँ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब हर 2 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव इंपल्स? दैट इज 2 सेकंड। व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव इंपल्स? दैट इज 2 सेकंड। समझ में आया बेटा मैंने कैसे किया इसको? अब वैल्यू ऑफ ईच इंपल्स, अगर आपको इंपल्स की वैल्यू निकालनी है, इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू एम इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और हमें पता है वेलोसिटी देती है एक्सटी ग्राफ का स्लोप। फाइनल वेलोसिटी होगी -5, इनिशियल वेलोसिटी +5, तो ये आ गई -5 माइनस +5, ये आपका इंपल्स आ गया।
मास दिया हुआ 2 kg, तो दिस इज 2 इंटू -5 दिस इज 2 इंटू -10। मुझे तो इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब मैग्नीट्यूड बतानी है, तो इम्पल्स आ गया बेटा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है 2 kg मास का, जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। t0 पर इस पे फोर्स लगा दी 8 न्यूटन की अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लिख लेना क्वेश्चन में, फोर्स 8 न्यूटन की अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 5 सेकंड के लिए। मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ गया 5 सेकंड के लिए, उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं इसके, व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स बाय मास 8/2 4 हो गए। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4t 0 से बेटा कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 है 4t ग्रेटर देन 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। अब बेटा जब फोर्स लगेगी तभी स्पीड चेंज होगी, अदरवाइज स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, स्पीड एट t इक्वल टू -2, मैंने फोर्स ही 0 सेकंड पे लगाई है, तो -2 पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा था, तो इसका मतलब इसकी स्पीड उतनी की उतनी होगी। क्यों? क्योंकि पहले कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। अब t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड में टोटल वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। क्यों चेंज हुई होगी बेटा? क्योंकि फोर्स लग रही है। कितनी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी होगी u प्लस at, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। u कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 4 है। टाइम कितने सेकंड के लिए लगी है फोर्स? 3 सेकंड के बाद पूछा है, तो वेलोसिटी आ गई बेटा 22 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे ये आ गई 22 मीटर पर सेकंड। अब 10 सेकंड, 10 तक स्पीड चेंज नहीं हुई। स्पीड जो चेंज हुई वो सिर्फ बेटा 5 सेकंड तक हुई, क्योंकि फोर्स ही 5 सेकंड तक लग रही है। तो मैं 5 सेकंड के बाद स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकंड, दिस इज 10 प्लस 4 इंटू 5, दिस इज 30 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड आ गई, स्पीड 30 आ गई। 5 सेकंड के बाद स्पीड चेंज नहीं होगी, 5 सेकंड के बाद स्पीड इतनी की इतनी ही रहेगी। तो बेटा चाहे 6 पे पूछ लूं, चाहे 7 पे पूछ लूं, चाहे 10 पे पूछ लूं, वेलोसिटी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ft ग्राफ, अगर मैं फोर्स टाइम ग्राफ बनाऊं कि इस ऑब्जेक्ट पे कैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना है। टाइम 0 पर मैंने फोर्स लगानी शुरू की, कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है बेटा? 8 न्यूटन की। ये 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। 5 सेकंड के बाद फोर्स 0 है, मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की। क्लियर है यहाँ तक? फिर फिफ्थ पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 10 सेकंड। आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बताना है फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर। अब डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? मैं डिस्टेंस निकालने के लिए पहले 5 सेकंड तक अलग से निकालना पड़ेगा, 5 से 10 सेकंड तक अलग निकालना पड़ेगा। 5 सेकंड में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो फर्स्ट 5 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? u10 है, टाइम 5 सेकंड है, हाफ एक्सेलरेशन 4 है, टाइम 5 सेकंड है। ये 50 प्लस 50 ये 100 मीटर आ गया पहले 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए, उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद स्पीड 30 हो गई, 30 इंटू 5, दिस इज 150 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 100 और 150 मिलके कितना हो गया बेटा? 250 मीटर। इस फर्स्ट 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। आपको ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे that position of the object varies with time t as x equal to 3 plus 2t plus t square plus t cube, where x is in meter and t is in second. Then find the force at t equal to 1 second. Second part, average force in first 2 seconds. बेटा आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस फोर्स बोलते हैं। x की वैल्यू है 3 plus 2t plus t square plus t cube,
यहाँ से पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x। 3 का डेरिवेटिव 0, 2t का 2, t स्क्वायर का 2t, 3t क्यूब का 3t स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन निकालूंगा, दैट इज dv by dt, दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 60। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 प्लस 60। क्लियर है? अब अगर मुझे फोर्स निकालनी है, फर्स्ट फोर्स का क्या फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 प्लस 60, ये आपकी फोर्स है। अब यहाँ पर आपको फोर्स निकालनी है t1 सेकंड पे। अगर आपको t1 पे फोर्स निकालनी है तो 2 इंटू 2 प्लस 6 दैट इज 8 इंटू 2 16 न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपका आंसर। अब मैं बात करता हूँ एवरेज फोर्स की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स? एवरेज फोर्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। दिस इज इक्वल टू m इंटू v फाइनल फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड बाय 2। तो यहाँ से मास की वैल्यू कितनी है बेटा, मास इज 2 kg। फाइनल वेलोसिटी t 2 पर, टाइम को 2 रखो बेटा, जैसे आप यहाँ पे टाइम को 2 रखोगे तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट करके देखो, मास 2 t2 पर वेलोसिटी 18, t0 पर वेलोसिटी 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, फोर्स कितनी आ गई बेटा 16 न्यूटन फोर्स आ गई। इस केस में भी ये आपका सेकंड पार्ट है। शॉर्टकट से मैं इसको ऐसे कर सकता था, अगर मुझे सेकंड पार्ट के लिए शॉर्टकट निकालना है तो एवरेज फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, F at t इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस F at t इक्वल टू 2 बाई 2। एवरेज फोर्स में इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये सिर्फ तभी लगता है only if F is linear in t। अभी जैसे यहाँ पर ये जो फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये फोर्स टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से भी एवरेज फोर्स निकाल सकता हूँ। वो शॉर्टकट ये कहता है जितने टाइम में आपको एवरेज फोर्स निकालनी है सीधा सीधा करना है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच ए वे दैट मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय p इज इक्वल टू a sin ओमेगा t i कैप प्लस a cos ओमेगा t j कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ये दी हुई है, अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं तो फोर्स आएगा बेटा dp बाई dt। डेरिवेटिव कर देता हूँ a ओमेगा cos ओमेगा t i कैप माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, ये मेरी फोर्स है। एंगल तो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल निकालना हो, एंगल का फॉर्मूला, एंगल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट का, cos थीटा a डॉट b बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ये हम फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब मुझे मोमेंटम और फोर्स के, ये एंगल निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, मोमेंटम और फोर्स के बीच में एंगल बताना है, तो आई विल राइट इट लाइक cos थीटा विल बी इक्वल टू f डॉट p बाय f मैग्नीट्यूड p। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाले की मल्टीप्लाई i वाले के साथ, दैट इज a इंटू a ओमेगा साइन ओमेगा t कोस ओमेगा t माइनस a इंटू a ओमेगा साइन ओमेगा t कोस ओमेगा t डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी a, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसकी मैग्नीट्यूड होगी a ओमेगा, करके देख सकते हो। अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ये कैंसिल होकर 0 बन गया। यहाँ से रिजल्ट आ गया cos थीटा इज 0। cos थीटा 0 होने का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल इस वे में हम निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का आ रहा है।